नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न एचटी यूट्यूब चैनल पे। और जो 3000 एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है उसमें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। और आई थिंक हमने 150 क्वेश्चन कर लिए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। आज आज भी हम जल्दी करेंगे। कल हमने क्वेश्चन के साथ एक इकोलॉजिकल अप्रोच भी की थी। और आज हम डिसीजन मेकिंग थ्योरी के बारे में आज जल्दी से बात करेंगे क्वेश्चन कंप्लीट करके। फिर लास्ट में मैं आपको जो डिसीजन मेकिंग थ्योरी है वो कंप्लीट मैं आपको करवा दूंगा, उससे कोई भी क्वेश्चन आपका फिर गलत नहीं होगा। ठीक है। अब क्या है कि एक तो कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या है तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल, पहले मैं ये बता दूं, जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दो टेलीग्राम चैनल है, एक तो चौहान सर का हिस्ट्री के रिगार्डिंग, एक पॉलिटिकल साइंस का है मेरा। ठीक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि एक तो इनकी जो क्लासेस है इनकी पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी आपको। दूसरी चीज, वहाँ पे भी मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पोस्ट करता रहता हूँ। तो वहाँ भी आप क्विज अपनी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो आज पहले क्वेश्चन से। इसमें पूछ रहा है कि व्हेन द डेलीगेशन गोज टू क्लाइमेट ऑफ, एक मिनट, ब्लैक, अब ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट इज नोन एज इनफॉर्मल डेलीगेशन। डी से आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट। इसे पूछ रहा है कि वो कौन सा रीजन है फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हेडक्वार्टर ऑफ फील्ड ऑफिस इज टू फैसिलिटेट लोकल डिसीजन मेकिंग। अपना बी से आंसर निकल के आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ जॉब सेंटर्ड सुपरवाइजर अकॉर्डिंग टू लिंकर्ट। तो इसके अलग क्या है, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग है वह काम पर पूरा करने के लिए भारी दबाव डालता है, एग्जर्ट हैवी प्रेशर टू गेट द वर्क डन। सी से आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना है कि उसमें सही पूछा है गलत पूछा गया है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन तो एग्जाम में ऐसे गलत हो जाते हैं जल्दबाजी में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एक्टिविटी। लाइन एक्टिविटी पूछ रहा है, तो कौन सी। इट हैज ऑपरेशनल एबिलिटीज, ठीक है, इट स्टैंड थॉट एंड फैसिलिटी, तो यही है। डी सी आंसर आएगा अपना। ठीक है, डिसाइड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है, अथॉरिटी, ये भी ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, तो इसमें पहली स्टेटमेंट है, इन एवरी मॉडर्न स्टेट इंक्रीजली एडमिनिस्ट्रेशन एट फोकस अटेंशन टू अर्जेंट नीड्स ऑफ यूनिटी एडमिनिस्ट्रेशन। ये ठीक है, इसका रीजन क्या दिया गया है भाई। इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन हैव देयरफॉर बिकम ए एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है, नेसेसरी ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम टुडे। ये भी ठीक है, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये इसका सही आंसर आएगा। उसमें नहीं देखते कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है, पहला आता है फिर वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वो वाला क्वेश्चन ऑप्शन नहीं डालने हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें पूछ रहा है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन ईच एन एनवायरनमेंट शुड क्रिएटेड बाय एवरीवन पुट्स हिज बेस्ट वर्क एंड रिजल्ट मैक्सिमम आउटपुट। तो यही तो होता है उसका, मैक्सिमम आउटपुट के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, सुपरविजन इज टू अचीव कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी अपना क्या आएगा, ठीक। और सुपरविजन इज टू अचीव कोऑर्डिनेशन, हाँ, तो ये दोनों ठीक है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन आएगा सही। नेक्स्ट। अच्छा, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या नहीं है, डजेंट मीन, पूछ रहा है कि ऑल यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड इंटीग्रेटेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ वन हेड, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट हु कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज्ड बाय एन ऑफिसर, देयर शुड बी वन पर्सन नॉट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय शुड नॉट बी सब्जेक्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये अपना सही आंसर आएगा कि किसी भी संगठन की सभी इकाइयों को एक प्रमुख के अधिकार के तहत एकीकृत किया जाना। अथॉरिटी शुड बी, कि जो प्राधिकरण के अनुरूप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सी से आंसर आएगा। अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ कोऑर्डिनेशन, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा आएगा, कलेक्टिव एक्शन ऑफ वन पर्सन विद अदर, कोऑपरेशन ऑफ टीम अमंग एम्प्लॉयज, ये ठीक है, इंटर रिलेटिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्क, ये भी ठीक है अपना, इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल पार्ट इनटू ऑर्डरली, ये भी ठीक है। तो इसका जो नहीं आएगा, ए से आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में क्या है कि पहला है तो विल ऑफ ए पर्सन कुड बी एनफोर्स्ड डिस्पाइट रेजिस्टेंस, तो डोमिनियन।
ठीक है, ए का 4 चाहिए हमें, तो यही मिल गया हमें सीधा ही। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। एग्जिस्ट एज लॉन्ग एक्सेप्टेड रूल्ड अथॉरिटी पे जाएगा। पावर रिलेशन बिटवीन रूरल्स एंड, तो पावर का तो पावर पे चला जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव apparatus इज वेरी लूज एंड अनस्टेबल। ए, बी। नेक्स्ट। फिर मैच द फॉलोइंग है, इसमें क्या है भाई? प्लानिंग, प्लानिंग का क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग, ये आएगा। पावर का क्या है? एबिलिटी टू मेक थिंग हैपन, ये आएगा। तो ए का हमें 2 चाहिए, बी का 1, ये आंसर डी निकल के आएगा। 214 ये आएगा 3। ऑप्शन ठीक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट। फिर से मैच द फॉलोइंग। अच्छा, ह्यूमन एलिमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो जाएगा अपना वो उस पे। ठीक है। और एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए सिस्टम यूनिफाइड ऑल थ्रू अथॉरिटी कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, तो ये आएगा आपका मोक पे। तो बी का तो 1 चाहिए, और सी का 4, बी का 1, सी का 4, डी से आंसर आएगा। बाकी अपने मैच कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट। लाइन एजेंसी, तो भाई लाइन एजेंसी का तो मतलब यही है, अथॉरिटी ऑफ एक्शन। ठीक है। स्टाफ एजेंसी का है अथॉरिटी ऑफ नॉलेज। बस ये डिफरेंस इसका है, नॉलेज एंड एक्शन का। ठीक है। और इसका तो है हेल्पिंग, मतलब हेल्पिंग स्टाफ। वर्ड का मतलब होता है हाउस कीपिंग, ये ठीक है। डेवलपमेंट एंड प्लानिंग एंड रेगुलेशन। तो ए का 2134, 2134, बी से ही अपना आंसर निकल गया है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि जो आपकी द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ ईच सुपरवाइजर शुड बी क्लियरली डिफाइंड इन राइटिंग। ठीक है जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड ऑलवेज बैट कपल्ड विद द कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी, की जिम्मेदारियों को हमेशा संबंधित प्राधिकारी के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ये भी अपना ठीक है। लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है। ठीक है, तो इसका क्या जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट। इसमें पूछ रहा है कि जो स्टाफ लाइन रिलेशन frequently produce division and conflicts. Staff line relation. Staff line relation frequently produce division and conflicts. अच्छा. The line tends to be conservative about changes, yet the mission staff precisely that investigated. हाँ, ये ठीक है। और ये भी अपना क्या आएगा? ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, जिसकी वजह से जो ये क्या है, डिवीजन और कॉन्फ्लिक्ट उठते हैं लाइन एंड स्टाफ में। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ए से ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है कि जो सुपरविजन इन्वॉल्व्स ओवरसीइंग द इंस्पेक्टिंग एंड डायरेक्टिंग एक्टिविटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट्स और टू द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अकम्प्लिश्ड प्रॉपरली। बात ठीक है जी। ठीक है। रीजन क्या दे दिया? इंडिविजुअल हैव टेंडेंसी टू पे ग्रेटर अटेंशन टू फुलफिल देयर पर्सनल, कि व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत लक्ष्य को पूर्ति के अधिकार ध्यान देने के लिए प्रवर्तित होती है। इंडिविजुअल हैव टेंडेंसी टू पे ग्रेटर अटेंशन फुलफिलमेंट ऑफ देयर पर्सनल गोल। सुपरविजन, इंडिविजुअल हैव टेंडेंसी, टेंडेंसी होती है, ये ठीक है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बी आंसर आएगा इसका। दोनों स्टेटमेंट भले ही ठीक हो, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, बी आएगा इसका। नेक्स्ट। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सेप्टेंस कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी, किसके द्वारा दिया गया था? तो बहुत ही कॉमन है, चेस्टर बर्नार्ड। ठीक है, डी आंसर आएगा। नेक्स्ट। अब इसमें पूछ रहा है द इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल पार्ट्स ऑफ इनटू ऑर्डरली होल अचीव द परफॉर्मेंस ऑफ अंडरटेकिंग इम्प्लाइज, तो क्या है? तीन निष्फल प्राप्त करने के लिए कई भागों में एक व्यवस्थित, तो कोऑर्डिनेशन, बी से ही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट। इसमें पूछ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, द कोऑर्डिनेशन एंड cooperation are synonyms. Coordination is the work of subordinates by supervisor, ठीक है। Coordination is the interpersonal relation between two or more individual, ठीक है। Coordination and cooperation are not same, अब यहाँ तो not same बोल दिया, यहाँ synonyms बोल दिया।
तो या तो ये स्टेटमेंट गलत होगी या ये गलत है, तो ये अपनी गलत है, ये ठीक है। 2, 3, 4 इसका सही आंसर जाएगा, डी आएगा इसका। नेक्स्ट, इसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अंडर विच डज कोऑर्डिनेशन बिकम नेसेसरी। ठीक है, तो स्टाफ एंड लाइन फंक्शन आर सेपरेटेड, ठीक है। अथॉरिटीज अथॉरिटीज आर डेलीगेटेड, units are interdependent, work is divided among specialists, work is divided in coordinations। हाँ, तो डी आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें पूछ रहा है कि वो कौन से फैक्टर हैं जो डेलीगेशन में रुकावट डालते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी रूल्स, ये तो डालते नहीं भाई। लोअर लेवल ऑफ एबिलिटी सबऑर्डिनेट्स, ये ठीक है। हायरार्की, ये तो ये भी नहीं डालती। पर्सनैलिटी ये डालती है। तो 2 एंड 4 इसका क्या आएगा, सही आंसर है, बेसिक है, सी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या पूछ रहा है अपना, लाइन एंड स्टाफ एजेंसीज के बारे में पूछ रहा है। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। लाइन एजेंसीज आर द एंड देमसेल्फ, देयर स्टाफ एजेंसी आर मींस टू एंड, ठीक है। लाइन एजेंसीज हैज इशू ऑर्डर्स डाउन टू द लाइन वेयर स्टाफ एजेंसीज इशू ऑर्डर विद देयर एजेंसी, ये भी ठीक है। लाइन एजेंसीज आर अकाउंटेबल टू द पीपल, ये नहीं है जी, 3 गलत आएगा। 1 और 2 है ऑप्शन में, 1 और 2 ऑप्शन जहाँ है वो ही आएगा, मतलब 4 अपना ऑटोमेटिक सही है। नहीं भी ऑप्शन के थ्रू भी जाएंगे तो आपको स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक स्टेटमेंट आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको स्टेटमेंट पढ़नी है, सही निकल गया तो उसको पकड़ के चलो, गलत निकल गया तो एलिमिनेट करते चलो, ठीक है। तो वो हर एक स्टेटमेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, इसे पूछ रहा है आपका कि फीचर्स पूछ रहा है, फैसिलिटेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, विच ऑफ द ट्रू हायरार्की फीचर ऑफ ट्रू, ठीक है। प्रोवाइड्स चैनल टू कम्युनिकेशन, ठीक है। ये है सर्वसम्मति को संभव बनाता है, तो ऐसा तो है नहीं जी, तो इसका जो सही आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब नहीं है, मीन्स दैट वन सबऑर्डिनेट विल रिसीव ओनली वन ऑर्डर, हाँ तो यही आएगा ना, ए से ए इसका नहीं आएगा। ये इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक सबऑर्डिनेट ओनली ओनली रिसीव वन ऑर्डर, तो ए आएगा। नेक्स्ट, इसे पूछा है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल पार्ट्स इन द ऑर्डर, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया पर उपकरण तो कोऑर्डिनेशन रिपीट हुआ है, अभी किया है हमने थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन अंडर विच द सिचुएशन डज कोऑर्डिनेशन बिकम नेसेसरी, अच्छा फिर से रिपीट हो गया, तो नेसेसरी ये भी ठीक था, ये 1 एंड 4 था, इसका अभी किया है हमने, रिपीट हो गया। ऑब्स्टेकल ऑफ डेलीगेशन फिर से रिपीट हो गया, 2, 4 क्या कर दिया पीपीटी में, ये भी रिपीट तो नहीं हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि ये जो डेलीगेशन की सीमा इस पर निर्धारित करती है, नेचर ऑफ प्रॉब्लम, सर्कमस्टांसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व, ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री, नहीं। 1, 2, 3 ए से ही आंसर आएगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें अकॉर्डिंग टू फॉलेट, coordination implies harmonious ordering part because of coordination is by indirectly contact reciprocal relation of all factor in the situation, बी सही आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, क्या है, मैच द फॉलोइंग, भाई असाइनिंग ड्यूटीज टू सबऑर्डिनेट तो डेलीगेशन हो गया, तो डी का तो 1, तो इसको एलिमिनेट करो, इसको एलिमिनेट करो। जब भी ऐसे जो स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है उसको सारी स्टेटमेंट को एक साथ नहीं पढ़ना, जो स्टेटमेंट आपको पता हो डायरेक्ट मैच करो, ऑप्शन एलिमिनेट कर दो वहीं पेन से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ऑप्शन इजीली आपको दिख जाएंगे कि हाँ अब किस ऑप्शन में मुझे ऑप्शन चूज कर रहा है, ठीक है। अब आगे क्या है भाई, द नंबर ऑफ रेंज ऑफ हैबिचुअल कांटेक्ट बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट्स, तो ये क्या आएगा अपना, स्पैन ऑफ कंट्रोल, तो ए का 2, ठीक है। बी का क्या आएगा,
इन ऑल पावर टेंड्स टू आयरन लो, हाँ तो इसका डी से आंसर निकल के आ जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट। ये कॉन्सेप्ट आयरन लो ऑफ ओलिगार्की जब हम पढ़ते हैं तो किसने दिया था? एलीट थ्योरी हम जब पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ एलीट थ्योरी का है। हिंट तो मैंने दे दिया आपको। रूलिंग क्लास मोस्का का है। ठीक है, 80-20 रूल आपका परेटो का है। और क्या था उसमें? सी राइट्स मिल का है। पावर एलीट का जो कॉन्सेप्ट था उसी में ये था, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। ठीक है, द स्कोप ऑफ बायस डिसीजन, ये है मैनेजमेंट इन्फो सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म ये है। तो ये क्या हेल्प करता है जी? हेल्प्स टू नैरो डाउन द ऑल्टरनेटिव्स। ये तो आएगा 4, बी का हमें चाहिए 4, तो हमें बाकी कर देने हैं एलिमिनेट। ठीक है, अब सीधा सा कहाँ चलना है हमें? ए का हमें बता दिया 3, ऑप्शन ही बता रहा है कि 3 आएगा जी। सी का देखते हैं। सोशो इकोनॉमिक स्लो चेंजेस ड्यू टू कॉन्सेंसस अप्रोच ऑफ डिसीजन मेकिंग, facts and socio-economic environment of an organization. Slow changes due to consensus approach of the decision making. तो ये आएगा सी का 2, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो अपना बी सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें अंडर विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? हेनरी फेवल एडवोकेट प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। टेलर रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ये भी ठीक है। अंडर द यूनिटी ऑफ कमांड द एम्प्लॉय रिसीव ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपरवाइजर ऑफिसर, सी से आंसर आएगा। अंडर यूनिटी ऑफ कमांड एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिपोर्ट वन सुपरवाइजर, हाँ तो सी से आंसर आएगा अपना इसका। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें पूछा है कि जो इंटरपर्सनल रिलेशन है एक्सर्ट ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, तो किस पे करता है? इन ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए प्रोग्राम डिसीजन, इन ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका बी से आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक अपने आज हम क्वेश्चन अपने कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे कल हमने इकोलॉजिकल अप्रोच की थी, आज हम देखते हैं जल्दी से एक बार डिसीजन मेकिंग थ्योरी। डिसीजन मेकिंग थ्योरी, ठीक है, डिसीजन मेकिंग अप्रोच। ठीक है, तो अब क्या है कि डिसीजन मेकिंग थ्योरी में जब भी देखते हैं तो ये सीधा सा वर्ड से पता लगता है कि कैसे, किस सिचुएशन में कैसे हमें डिसीजन लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है अपना कि चूजिंग वन ऑल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस होती हैं आपका, कोई भी मान लो कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन आपके सामने आती है, तो उसमें से आप जो आपके जो रैशनल जो थिंकिंग है उस हिसाब से आप कैसे उस टाइम पे आप जो डिसीजन लोगे उस सिचुएशन के। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल भी बताऊंगा जिसके थ्रू आपको इजीली ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग थ्योरी में अप्रोच मान लो, तो इसमें सबसे पहले जो बताते हैं, आपकी जो सबसे पहली जो आती है वो आती है बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल। इसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है डिफरेंट डिफरेंट थिंकर के द्वारा। तो ये किसने दिया था? आपका साइमन ने दिया, हर्बर्ट साइमन ने। ठीक है, अब यहाँ वर्ड से हमें देख के चलना है। ठीक है, पहले क्या है कि मैं आपको जो 4 मॉडल है चारों के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, फिर एक एक सिंगल एग्जांपल से हम चारों मॉडल को समझ लेंगे। ठीक है, तो बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल का मतलब यही है साइमन का। तो ये बताता है कि जो आदमी की जो रैशनैलिटी है ना, वो बाउंडेड है, वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, वो लिमिटेड है, बाउंडेड रैशनैलिटी है वो। मान लो किसी भी कंडीशन में आपको यदि कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, तो मान लो
वो डिसीजन आपका 100% करेक्ट नहीं होगा। आपकी इतनी ज्यादा आप इतने ज्यादा रैशनल नहीं हो कि आप वो 100% करेक्ट डिसीजन लो। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि 100 में से 90% मान लो किसी कंपनी का कोई प्रोग्राम आपको आप किसी की फैक्ट्री के मैनेजर हो, ठीक है, और वहां पे आपको बोल दिया जाए कि भाई एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपको परचेज करना है कि जिसमें क्या है कि जो मैनेजमेंट का सिस्टम देख पाए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मैनेजर क्या करेगा, यदि ट्रेडिशनल वे ओल्ड स्टाइल से सोचेगा तो सीधी सी बात यह है कि भाई जो मार्केट में जितने भी सॉफ्टवेयर आपके अवेलेबल है उनको देखो, ठीक है, फिर उनको आपस में कंपैरिजन करके देखो। तो इसमें क्या है कि टाइम आपका ज्यादा लग जाएगा। लेकिन आप फैक्ट्री के मैनेजर हो तो आपके आपके पास लिमिट क्या है भाई, लिमिट है आपके पास टाइम की और रिसोर्सेज की। ठीक है, टाइम और रिसोर्सेज की आप पे लिमिट है कि भाई रिसोर्सेज भी लिमिटेड है और टाइम भी आप पे लिमिटेड है, तो डिसीजन आपको जल्दी से जल्दी लेना पड़ेगा। तो इस केस में क्या है कि यदि ट्रेडिशनल वे में सोचे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, रिसोर्सेज भी ज्यादा लगेंगे। तो कम टाइम में एक ऐसा सॉफ्टवेयर आप परचेज कर लोगे कि ये है कि जो हमारे नीड के अकॉर्डिंग, भाई 100 काम है, 100 में से यदि वो 88 85 भी फुलफिल कर पा रहा है तो उसको परचेज कर लो। ठीक है, तो ये होती है एक हिसाब से बाउंडेड रैशनैलिटी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि बाउंडेड रैशनैलिटी जो मॉडल साइमन ने दिया था इसमें ये क्या बोलते हैं कि रैशनैलिटी बाउंडेड रैशनैलिटी मींस लिमिटेड रैशनैलिटी। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो रैशनैलिटी है ना वो अनलिमिटेड नहीं है आदमी की, ठीक है, वो लिमिटेड है। ठीक है, जब भी डिसीजन लेता है। अब इसके बाद क्या बताते हैं कि जब भी लिमिटेड रैशनैलिटी है तो जो भी वो डिसीजन लेगा, जो भी वो डिसीजन लेगा वो कैसा होगा, वो सेटिस्फाइसिंग डिसीजंस होंगे। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि सेटिस्फैक्शन प्लस सुफिसिंग कि डिसीजन लेते टाइम जो सेटिस्फाइसिंग डिसीजन लेगा उसमें दो चीजें होंगी। एक तो वो मान लो वो सॉफ्टवेयर परचेज कर रहा है तो उससे वो सेटिस्फाई होगा कि चलो भाई 100 में से ये 85 काम तो करेगा मैनेजमेंट के। ठीक है, और सुफिसिंग मतलब इतना सुफिसेंट होगा कि आपका वो काम निकाल दे वो सॉफ्टवेयर। ठीक है, इतना होगा बस, ऐसा नहीं कि भाई 100 के 100 ही काम कर देगा वो। तो इसलिए जो रैशनल डिसीजन लिया जाता है वो आपका क्या होता है, बाउंडेड रैशनैलिटी के तहत लिया जाता है, क्योंकि टाइम एंड रिसोर्सेज की भी मान लो कमी है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी आपकी आ जाती है। तो डिसीजन इस हिसाब से लिया जाता है अकॉर्डिंग टू साइमन इन बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल में। ठीक है, अब वो क्या बताते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ रैशनैलिटी बताते हैं। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा नजर में रखना। ठीक है, पहला हो गया ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रैशनैलिटी। भाई ऑब्जेक्टिव रैशनैलिटी का मतलब ये है कि जो भी डिसीजन लिया आपने वो 100% अपना क्या है, करेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्टिव रैशनैलिटी ये है कि जो भी आपने डिसीजन लिया वो हो सकता है आपके लिए तो सही हो, दूसरे के लिए गलत हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा कॉन्शियस कॉन्शियसली रैशनैलिटी। कि अपने कॉन्शियस का मतलब क्या है, कॉन्शियस सब कॉन्शियस ये सब कुछ क्या है, दिमाग के हिसाब से कि मान लो कोई गोल आपको अचीव करना है तो कॉन्शियसली आपने जो प्रोसेस है ना, मीन्स है, जो प्रोसेस है, कोई गोल आपको अचीव करना है तो आपने दिमाग में डिसाइड कर लिया कि ये इसकी क्या होगी, प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस के थ्रू हम अपने एंड्स पे पहुंच जाएंगे, अपने गोल पे पहुंच जाएंगे। तो वो हो गया कॉन्शियस रैशनैलिटी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा अपना डेलिब्रेटली डेलिब्रेटली रैशनैलिटी। भाई वर्ड ही बता रहा है कि डेलिब्रेटली मतलब जानबूझ के। ठीक है, अपने हिसाब से अपने हिसाब से रैशनैलिटी के हिसाब से अपना एक डिसीजन ले लेना। ठीक है, वो चाहे इंडिविजुअल लो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है, कुछ भी ले सकता है अपने हिसाब से, वर्ड ही डिफाइन कर रहा है डेलिबरेटली। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव हो गया रैशनैलिटी।
4 होगी अपनी। अब एक है ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल रैशनैलिटी, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन लेगी, वर्ड से डिफाइन हो रहा है, ठीक है। और पर्सनल, कोई इंडिविजुअल रैशनैलिटी किसी अपने वर्क के लिए, तो पर्सनल। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस वैसे बता दिया मैंने। बस ध्यान देने वाली बात ये है कि बाउंडेड रैशनैलिटी का मतलब क्या है, ठीक है, किसने ये दी है, और ये कौन कौन सी जो रैशनैलिटी है, कि थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव रैशनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए आपको, और ऑब्जेक्टिव रैशनैलिटी क्या होती है, ठीक है। कॉन्शियस रैशनैलिटी क्या है, बस ये डेफिनेशन छोटी छोटी मैंने बता दी, एग्जाम्पल के बेस में हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। अब जो अगली जो मॉडल आता है अपना, वो आता है, दूसरा आता है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल का मतलब क्या है, ये एक तो किसने दिया था आपका, चार्ल्स चार्ल्स लिंडब्लूम ने दिया था इसका, ठीक है। चार्ल्स लिंडब्लूम ने दिया था, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस वर्ड से क्या पता लगता है कि और कौन से आर्टिकल था इनका जिसमें इन्होंने दिया था ये, इनका जो आर्टिकल था, द साइंस ऑफ मॉडलिंग, तो कब का है, 1959 का, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो मॉडल जो आया था, इंक्रीमेंटल मॉडल जो आपके चार्ल्स लिंडब्लूम ने दिया था, इसमें क्या है कि ये जो मॉडल है ना, ये आपका अपोजिट है किसके, बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल के। बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल के जो साइमंड का था उसके अपोजिट है, ठीक है। ये बस ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना है आपको कि जो इंक्रीमेंटल मॉडल है, ये बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल के अपोजिट है, ठीक है। ये नोट डाउन कर लेना किसने दिया था, कौन सा इनका आर्टिकल था। अब क्या है कि इसको क्या बोलते हैं, नाम ही डिफाइन कर रहा है इंक्रीमेंटल, कि धीरे धीरे आपको चेंजेस करते जाने, धीरे धीरे मॉडिफिकेशन करना है, कि पहले जो आपने डिसीजन लिया, अगले डिसीजन में थोड़े थोड़े चेंजेस करके उसको करेक्ट करना है। तो मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट ऑफ प्रीवियस एक्टिविटीज विद फ्यू मॉडिफिकेशन। ये चीज, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कि जो पिछला जो डिसीजन आपका रहा होगा, उसमें आगे चेंजेस करने हैं तो फ्यू मॉडिफिकेशन करने, रेडिकल मॉडिफिकेशन नहीं करने कि एकदम पूरा जो डिसीजन लिया था वो ही चेंज कर दिया। फ्यू मॉडिफिकेशन कर रहे यार, वर्ड से डिफाइन हो जाना चाहिए इंक्रीमेंटल। यदि जॉब वगैरह करते हो तो इंक्रीमेंट मर मर के लगते हैं, ठीक है, बस ये ध्यान रखो। बहुत बहुत धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होता है, इंक्रीमेंट पूरा साल में एक बार लगता है, बहुत धीरे धीरे लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो इसको। अब इसमें क्या है कि इसको ऑल्सो नोन, ये जो मॉडल है, ऑल्सो नोन एज स्टेप बाय स्टेप डिसीजन, ठीक है। एक तो स्टेप बाय स्टेप डिसीजन, तो स्टेप बाय स्टेप तो हो ही गया कि भाई धीरे धीरे मॉडिफिकेशन करते जा रहे स्टेप बाय स्टेप। और क्या है इसका, इसको बोलते हैं ब्रांचिंग टेक्निक। यदि आपसे घुमा फिरा के कैसे भी आपसे पूछा जाए कि ब्रांचिंग टेक्निक कौन सा है, स्टेप बाय स्टेप डिसीजन कौन सा है, तो वो आपका सीधा जाएगा इंक्रीमेंट मॉडल पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके बाद आपका आता है मिक्स्ड मॉडल, तीसरा। तीसरा आ गया आपका मिक्स्ड मॉडल, ठीक है। ये किसने दिया था आपका, आपका अमितई इत्जियोनी ने, ठीक है। अब इस मिक्स मॉडल में क्या कहता है ये, कि एक तो इनका जो आर्टिकल था वो कौन सा था, वो था मिक्स्ड
scanning a third approach to decision making। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो ये आर्टिकल था मिक्स स्कैनिंग ए थर्ड अप्रोच ऑफ डिसीजन मेकिंग, इस आर्टिकल में इन्होंने जो मिक्स्ड मॉडल दिया था। ठीक है, और इसमें क्या है, ये जो मॉडल है जो मिक्स्ड है, तो ये कॉम्बिनेशन है किसका, आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्लस इंक्रीमेंट मॉडल का। ठीक है, और यही मॉडल क्या, जो मिक्स्ड मॉडल है, ये ड्रॉबैक बताता है इंक्रीमेंट मॉडल के, कि इस मॉडल में क्या कमियां है, कि ये जो इनोवेशन है ना, इनोवेशन को डिस्करेज करता है। क्यों? क्योंकि कि कोई भी डिसीजन हमने लिया है तो उसमें बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस के बारे में बात करता है। ठीक है, तो उसमें नई इनोवेशन नहीं हो पाती, बहुत ही छोटी छोटी चेंजेस करते हो तो इनोवेशन नहीं हो पाती। तो मिक्स मॉडल ये इंक्रीमेंट मॉडल की ड्रॉबैक बताता है, खामियां बताता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अपना लास्ट क्या आएगा, फोर्थ आएगा अपना ऑप्टिमल मॉडल। ठीक है, किसने दिया था आपका ये दिया था आपका ये- यही ड्रोन है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये कहता है कि ये जो मॉडल है ना, कौन सी, पहले तो ये देखना है कि कौन सी बुक में, इनकी जो बुक थी पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन, इस बुक में ये मॉडल इन्होंने दिया था। ठीक है, और ये बोलते हैं कि ये जो मॉडल है ना, ये बेस्ट है। जो अब बाकी जो मॉडल हमने देखे डिसीजन मेकिंग थ्योरी में, अप्रोच में, वो उनमें से सबसे बेस्ट है। ठीक है, और यही इस मॉडल में क्या देते हैं कि 3 प्रिंसिपल फेजेस देते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला क्या हो गया, मेटा पॉलिसी मेकिंग, कि जब भी पॉलिसी मेकिंग की जाएगी उससे पहले क्या सोचना है, पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, और क्या आएगा, फिर आएगा पोस्ट पॉलिसी मेकिंग, कि पॉलिसी कभी भी बनानी है किसी भी सिचुएशन को लेके, तो सबसे पहले उसके बारे में सोचना है, पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है तब उसके बारे में सोचना है, और उसके बाद क्या जो फीडबैक मिलेंगे। ठीक है, पोस्ट पॉलिसी मेकिंग में, तो उन सब फीडबैक को क्या एक्नॉलेज करना है। ठीक है, अब ये अपने चारों मॉडल हो गए। ठीक है, पहला, अब एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे जल्दी से। पहला अपना था बाउंडेड रैशनैलिटी। ठीक है, वो तो होगी फैक्चुअल बात। दूसरा कौन सा था अपना, इंक्रीमेंट। तीसरा कौन सा था अपना, मिक्स्ड। और फोर्थ कौन सा था अपना, ऑप्टिमल। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो किसी कस्बे में क्या है, ट्रैफिक ज्यादा है। ठीक है, अब आपको ये बोल दिया जाए कि आपको उस कस्बे के ट्रैफिक को मैनेज करना है। ठीक है, यदि ओल्ड स्कूल टाइप से या ट्रेडिशनल टाइप से आपसे सोचा जाए तो आप क्या बोलोगे, सीधा से ये बोलोगे कि भाई रोड अच्छी कर दो। ठीक है, या रोड डाइवर्ट कर दो। ठीक है, या फिर क्या करो, जो जो ट्रैफिक है व्हीकल है उसको चेंजेस करो, उसमें रूल रेगुलेशन में चेंजेस करो, या फिर जो लाइट्स है उनकी टाइमिंग बढ़ाओ ताकि जाम वगैरह ना लगे कस्बे में। ठीक है, लेकिन जब हम बाउंडेड रैशनैलिटी की बात करते हैं, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी डिसीजन लेता है उसके पास क्या है, कि जो लिमिट लग जाती है रैशनैलिटी पे आप भी, क्योंकि टाइम टाइम भी देखना है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज भी है। तो आप क्या करते हो कि मान के चलो कि यदि आपको उस कस्बे का जो ट्रैफिक है उसको मैनेज करना है, तो 100% सॉल्यूशन ना देख के आप क्या करोगे कि 80% जैसे तैसे इसका सॉल्यूशन निकल जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि कुछ जगह पे आप क्या करोगे, जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट करोगे।
कुछ जगह पे आप क्या करोगे, जो पायलट बेस्ड प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट कर दोगे कि भाई यहाँ पे इतना परसेंट ट्रैफिक रहेगा, इतनी परसेंट रेड लाइट रहेगी, ठीक है, और इतना परसेंट जो नए रोड कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, बाईपास वगैरह, ये सब जो भी कस्बे में जो बड़े व्हीकल है वो ना आए। तो ये हो गया आपके पास लिमिटेड टाइम में लिमिटेड रिसोर्सेज में बेस्ट सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू बाउंड्री ड्रेस नैरेटिव। अब इंक्रीमेंट मॉडल आता है तो वो कहता है कि भाई ये जो तुम कर रहे हो ना, कि 100% से आप सीधा 80% सॉल्यूशन निकाल के अपना निकल रहे हो, तो ये चीज गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक डिसीजन लेना पड़ेगा और उसमें धीरे धीरे चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे मान के चलो, छोटी सी जगह पे वो क्या करेंगे, एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे इंक्रीमेंट मॉडल के अकॉर्डिंग, ठीक है। वहां पे वो देखेंगे कि वहां पे ट्रैफिक को किस हिसाब से मैनेज किया जा रहा है, ठीक है। मान लो एक बार वो करके देखेंगे कि रेड लाइट्स की जो टाइमिंग है उसको थोड़ा बढ़ा के देखेंगे कि उसकी वजह से जो जाम वगैरह कम लगता है क्या, या फिर किसी जगह पे किसी लोकल एरिया में, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में थोड़ी सी जगह में नए रोड्स कंस्ट्रक्ट करके देखेंगे, ठीक है, या डाइवर्जन क्रिएट किया जाएगा, फिर उसको स्टडी किया जाएगा और उसमें फिर पायलट प्रोजेक्ट में धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस करे जाएंगे। इस तरह वो क्या कहाँ पहुंचेंगे, 100% सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे, ताकि जो कस्बे का जो ट्रैफिक है वो मैनेज हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे तो ओवरऑल डिसीजन लिया जाता है, यहाँ पे माइक्रो लेवल पे डिसीजन लिया गया, छोटे लेवल पे, ठीक है, और फिर उसमें धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस करके उस सॉल्यूशन को वो जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन निकाल लिया गया। मिक्स्ड मॉडल में क्या कहता है कि आपको भाई माइक्रो प्लस मैक्रो दोनों ही डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपको छोटे छोटे चेंजेस भी करने पड़ेंगे और बड़े डिसीजन भी लेने पड़ेंगे। तभी कहता है कि जो मिक्स मॉडल है ना, वो दो का कॉम्बिनेशन है, कॉम्प्रिहेंसिव का और इंक्रीमेंटल का, कि आपको मैक्रो डिसीजन जो बड़े डिसीजन है वो भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही चीजें एक साथ चलेंगी, ठीक है। बाय जो बड़े पायलट प्रोजेक्ट है वो भी आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे कि इसका ओवरऑल सॉल्यूशन निकले, 80% 85% एकदम से सॉल्यूशन निकले, और उसके बाद उसको स्टडी करते हुए छोटे छोटे चेंजेस करने, स्मॉल चेंजेस पे माइक्रो इंक्रीमेंटल की तरह माइक्रो लेवल पे छोटा चेंजेस नहीं करना है, फिर उससे तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए ये कहते हैं कि दोनों ही चीजें, दोनों ही टाइप के डिसीजन हमें लेने पड़ेंगे, मैक्रो लेवल पे भी, और फिर उसमें जो छोटे छोटे चेंजेस करेंगे माइक्रो लेवल पे वो भी हमें साथ में लेके चलने पड़ेंगे। तो इसलिए इसको बोला जाता है मिक्स मॉडल। ऑप्टिमल मॉडल ये कहता है कि सुनो भाई, जब भी तुम्हें तीनों चीजें देखनी पड़ेंगी, जब भी तुम जो कस्बे की जो क्या है, ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है, तो आपको कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले जो प्री कंडीशन है वो भी देखनी है, कि आपके पास कितने रिसोर्सेज है, कितने दिन में इस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे, किस किस को रोल प्ले करने के लिए बोला जाएगा, कौन अपना कैसे रोल प्ले करेगा, कितने दिन में कितने कितने टाइम के लिए जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, तुम पॉलिसी बनाओगे, ट्रैफिक मैनेजमेंट की पॉलिसी बना दी, पॉलिसी बनाते टाइम किनको ज्यादा दिक्कत फेस होगी, फेस करनी पड़ेगी, कौन से सिचुएशन में यदि वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हो तो कितने जो लोग हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कस्बे में पहले ही आपकी जो ट्रैफिक मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यदि आप पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपको ये भी एक डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि कितने लोगों पे इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव गया है, कितने लोगों पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट गया है। हो सकता है कि आप ट्रैफिक लाइट या फिर नए जो रूट बनाते हो तो उससे क्या है कि जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो बिगड़ जाए। तो ये हो गया, पहले तो प्री कंडीशन देख ली, फिर पॉलिसी इंप्लीमेंट की उसका देख लिया, फिर आता है पोस्ट पॉलिसी मेकिंग। तो उसमें क्या है कि आपको जो पॉलिसी आपने इंप्लीमेंट की है उसके भी फीडबैक लेने हैं, ठीक है, फीडबैक लेने हैं, एक्नोलेज करना है उसको, और फिर उसमें धीरे धीरे फिर से चेंजेस करने, ठीक है, ताकि जो पॉलिसी मेकिंग जो प्रोसेस है वो आपकी इफेक्टिव हो पाए। तो एक एग्जांपल से मैंने आपको जो चारों जो मॉडल थे अपने वो मैंने समझा दिए कि बाउंड्री रेशनलिटी में ओवरऑल आपका डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि टाइम एंड रिसोर्सेज की लिमिटेड है, हमारे पास लिमिट है। तो ये देखते हैं कि हम 100 में से 100% सॉल्यूशन में ना जाके 80 टू 85% अपना सॉल्यूशन निकल जाए, ठीक है। इंक्रीमेंट मॉडल बोलता है कि आपको छोटे डिसीजन लेने पड़ेंगे, मान लो जो 10 या 20% जो सॉल्यूशन निकाले, और फिर धीरे धीरे उनमें चेंजेस करके हमें 100% सॉल्यूशन की तरफ जाना है।
मिक्स मॉडल कहता है कि ऐसा नहीं है कि आप एक साइड माइक्रो लेवल ले गए, एक साइड मैक्रो लेवल ले गए, दोनों को एक साथ लेके चलना है, मैक्रो और माइक्रो लेवल पे, ठीक है। ऑप्टिमल क्या कहता है कि प्री कंडीशन भी जाननी है हमें डिसीजन लेने से पहले, पॉलिसी बनाने के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट की, फिर पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं उसका भी डेटा हमें कलेक्ट करना है, और पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के बाद भी हमें फीडबैक का डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। तब जाके हमारा जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो बेटर हो पाएगी किसी भी पॉलिसी को बनाने में, इम्प्लीमेंट करने में। तो आशा करता हूँ इस एग्जांपल से आपको ये चारों मॉडल आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो अपने एमसीक्यूज कर लिए हमने, जो डिसीजन मेकिंग थ्योरी थी वो मैंने आपको कंप्लीट बता दी है, तो इससे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और एग्जाम की तैयारी अपनी अच्छे से करते रहे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ताकि यहाँ पे जितने भी जो पीडीएफ है वो मैं डालता रहता हूँ, और इसके अलावा जो एमसीक्यूज है वो भी आप वहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। और रिवीजन के लिए भी मैं उस पर कंटेंट आपका डालता रहता हूँ, ठीक है। तो जुड़े रहें लर्निस्ट यूट्यूब चैनल के साथ, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।